प्रिय छात्रों, आज आपको हम इस श्रृंखला में ब्लॉक 2 के यूनिट 5 और यूनिट 7 पर चर्चा करेंगे। आशा है पुराने जो हमारे व्याख्यान रहे, उनको आप उसी क्रम में समझते हुए यूनिट 5 और यूनिट 7 को समझेंगे तो बेहतर होगा। हम भारत में समाजशास्त्रियों की और समाजशास्त्र की जो विषय की विद्वान लोग हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, उनका क्या योगदान रहा भारत में समाजशास्त्र को लेकर, उसकी चर्चा इन इकाइयों में करने जा रहे हैं। आज पहली इकाई, जिसको यूनिट 5 बोलते हैं ब्लॉक 2 की, उसमें हम धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनको बोलचाल की भाषा में डीपी कहा जाता था। डीपी मुखर्जी, धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी। धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी भारत के एक जो प्रारंभिक समाजशास्त्र के या जनक तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले उन प्रमुख समाजशास्त्रियों में से आते हैं, जो लखनऊ के विश्वविद्यालय में जिन्होंने अपना अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू किया, उनका कंट्रीब्यूशन हम आज पढ़ेंगे यूनिट 5 में। और आप सबको ये बताना चाहेंगे कि यूनिट 3 और 4 में आपने राधा कमल मुखर्जी और जीएस घुरिये को पढ़ा था। डीपी मुखर्जी, धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो बात कही जाती है कि धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी बहुत ही प्रखर विद्वान थे और वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक ऐसे समाजशास्त्री के रूप में स्थापित हुए, जिनको आज भी पढ़ना बहुत आवश्यक है भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में। भारतीय समाजशास्त्र में डीपी मुखर्जी के तमाम योगदान हैं, लेकिन उन योगदान के पहले हम डीपी के कुछ आप उनके बायोग्राफिकल स्केच की बात करेंगे। बायोग्राफिकल स्केच का अभिप्राय है कि उनके जीवन परिचय की बात करेंगे। डीपी मुखर्जी 1894 में एक मध्यम वर्गीय बंगाल के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, और उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, वो बंगाल के उस समय के तत्कालीन व्यक्तित्व, जिसमें बहुत ही मशहूर नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से आते थे और एक बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार थे, उन्होंने काफी लिखा है। हम टैगोर का इन्फ्लुएंस डीपी पे देखते हैं। दूसरी तरफ बंकिम चंद्र, जो एक समाज सुधारक भी थे और एक बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो उस बंकिम चंद्र चटर्जी का भी उनका, और एक शरद चंद्र चटर्जी, ये 2-3 लोगों का सीधे प्रभाव रेनेसां में, जो बंगाल के साहित्य के माध्यम से जो पुनर्जागरण हुआ, उसका प्रभाव डीपी के व्यक्तित्व पे पड़ता है। डीपी ने बंगाल के बंगबासी महाविद्यालय कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, और वो प्रारंभ में इतिहास के साथ साथ अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किया उन्होंने, और वो बंगाली भाषा में और अंग्रेजी भाषा में वो लिखते थे और पढ़ते थे, और बंगाली भाषा को इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ फिक्शंस लिखे, कुछ पढ़े। इस तरह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद डीपी को हम समाजशास्त्री के रूप में, समाज विज्ञान में समाजशास्त्र विषय के एक प्रखर विद्वान के रूप में जानते हैं, और डीपी जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री बने, और 1922 में डीपी ने
लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पद पर अपना नौकरी ज्वाइन करी। वो लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, उस समय 1922 में जो लखनऊ विश्वविद्यालय था उसमें इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र तो तब आया नहीं था। इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र एक ही विषय, एक ही विभाग में पढ़ाया जाता था, एंड इट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। सो उन्होंने वहाँ पर लेक्चरर के रूप में अपनी नौकरी ज्वाइन करी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की में। डीपी स्वयं अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहते थे, यानी मार्क्स पे अध्ययन करने वाला एक छात्र या मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाता है। तो वो अपने को कहते थे कि मैं मार्क्स का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूँ, मार्क्सोलॉजिस्ट हूँ। वो उसके बाद तमाम लोगों ने उनको मार्क्सवादी कहना शुरू कर दिया, जिसका वो खंडन करते थे। वो कहते थे नहीं, मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मार्क्सोलॉजिस्ट हूँ, यानी मार्क्स का अध्ययन करके मार्क्स के विचारों को भारतीय समाज को समझने में उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं मार्क्सोलॉजिस्ट हूँ। उन्होंने मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार के में जो उनका बचपन गुजरा, उनकी जवानी गुजरी, उन्होंने जो कुछ भी अपने दृष्टि से भारत के समाज को समझा और भारत की परंपराओं को समझा, उसमें मार्क्सवादी विचारों को जब इस्तेमाल करके उस भारतीय समाज को समझने की कोशिश की, तो एक विशिष्ट ज्ञान प्रस्तुत किया। और डीपी को इसीलिए कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जो भारत के और भारत के समाज और भारत के अध्ययन में कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव है, वो डीपी के अध्ययनों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। डीपी ने इंडियन हिस्ट्री और ट्रेडिशंस दोनों के ऊपर अपना एक अच्छा अध्ययन किया, और उन्होंने जो अपने अध्ययन में प्रमुखता दी, वो भारतीय समाज में सामाजिक प्रक्रियाओं के ऊपर और सामाजिक आंदोलनों के ऊपर, क्योंकि डीपी जिस दौर में पढ़ रहे थे, जिस दौर में विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, वो दौर ही सामाजिक आंदोलनों का दौर था। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। गांधी के नेतृत्व में पूरा भारत स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खड़ा था। तमाम ऐसे अन्य क्षेत्रों में छोटे-बड़े आंदोलन हो रहे थे, तो वो आंदोलनों का भारत था। तो भारत को समझने के लिए डीपी ने सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक आंदोलनों को पढ़ना महत्वपूर्ण समझा। डीपी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन एक बात हमेशा हम कहना चाहते हैं कि डीपी जब बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के नाते डीपी को और बंगाल से आते थे, तो बंगाल को के बारे में कहा जाता है कि बंगाल आर्ट और कल्चर से परिपूर्ण एक प्रदेश था, जहाँ पे जो लोग थे वो आर्ट को, कला को और संस्कृति को और साहित्य में साधना ज़्यादा करते थे। तो कला के जो प्रशंसक और आलोचक दोनों वहाँ पर रहते थे, और वहाँ के विद्वानों में कला को समझने की एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उनका, और उसी कला को समझने की जो परंपरा थी वो डीपी में भी दिखाई पड़ती है। इसलिए डीपी ने खाली वहाँ पे आर्ट के क्रिटिक के रूप में अपने को नहीं पहचानवाया, बल्कि उन्होंने जो कहते हैं कि संगीत है, संगीत कला के साथ संगीत है, संगीत का भी अध्ययन किया, और संगीत को के क्रिटिक के रूप में ड्रामा मतलब जो मंचन होता है, मंच पे कलाकार अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं, वो ड्रामा के भी क्रिटिक के रूप में आए, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि पैदा की, जिसको आलोचनात्मक या समालोचनात्मक दृष्टि हम कहते हैं। वो समालोचना और आलोचना किसकी? साहित्य की, कला की, संगीत की, नाटक की, नाट्य की, और इन सब से भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। तो डीपी एक एस्थेटिक सेंस के व्यक्ति थे। एस्थेटिक सेंस का मतलब है कि कला आधारित या कला पर जो एक कुछ लोग होते हैं ना, जो जिसे कहते हैं हम कि कला पर उनकी ज़्यादा पहुँच होती है और ज़्यादा वो कलात्मक दृष्टि रखते हैं, तो एस्थेटिक सेंस के व्यक्ति थे, और उनके वो इसीलिए उनका लखनऊ में लोगों का कहना है कि उनकी ड्रेस और स्टाइल में भी एक
एक मैनरिज्म, एक कला दिखाई पड़ती थी और बहुत ही सेंसिबली ड्रेस्ड व्यक्ति थे और स्टाइल भी उनकी एक विशिष्ट शैली में वो विधा विधा में कपड़े पहनते थे और उनका उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्टता दिखाई पड़ती थी जो सामान्य जन से अलग रखती थी। तो डीपी एक बहुत ही मोहक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जिनमें बहुत कुछ प्रतिभाएं थीं, बहुत कुछ गुण थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तो खुद भी डीपी का विद्यार्थी रहा हूँ और डीपी के चूंकि लखनऊ से आता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा, तो लखनऊ में मैंने खुद डीपी की मौलिक जो ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि डीपी की भाषा बहुत अच्छी थी। डीपी मुखर्जी अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वानों की तरह लिखते थे। मतलब जो इंग्लिश के अंदर एक शैली होती है लिखने की, एक स्टाइल है, वो वाक़ई में बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली या उस व्यक्ति पाठक को बाँध लेने वाली शैली में वो लिखते थे। तो उनकी राइटिंग स्टाइल वाज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव और डीपी के राइटिंग में अंग्रेजी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती। तो डीपी इस तरह से अपने अच्छा डीपी के व्यक्तित्व में एक बात और बताऊँगा कि डीपी अपने छात्रों के बीच बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक थे। डीपी हमेशा अपने छात्रों से संवाद करते थे, डायलॉग करते थे। वाद-विवाद मतलब उनसे उनको प्रोत्साहित करते थे कि उनके छात्र उनसे प्रश्न पूछें। डीपी के एक बहुत प्रखर छात्र हुए एके सरन जो बताते थे कि कैसे डीपी मुखर्जी के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ भारतीय समाज और परंपराओं के बारे में सीखा और कैसे वो डीपी प्रश्न माँगते थे अपने विद्यार्थियों से और उन प्रश्नों के उत्तर में वो समाजशास्त्र पढ़ाते थे। तो दैट वाज़ द स्टाइल ऑफ डीपी। डीपी वाज़ अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी लवेबल टीचर अमंग हिज स्टूडेंट। अपने विद्यार्थियों में बहुत ही प्यारे शिक्षक थे। तो डीपी का एक ऐसा व्यक्तित्व बड़ा समाजशास्त्र में प्रभावी व्यक्तित्व माना जाता है। डीपी के चूँकि डीपी का कार्यकाल माना जाए तो 1930 से लेकर 1950 और 60 तक 1962 में तो उनका देहांत हो गया, लेकिन 1953 तक वो लखनऊ में काम करते रहे और लखनऊ में वो सरकार के साथ भी उस समय कांग्रेस की सरकार बनी 1935 में, आप सबको पता होगा। तो 1935 में जो सरकार ब्रिटिश शासनकाल में पहली सरकार बनी, उसमें भी डीपी को सूचना विभाग के निदेशक के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद जो भारत बना, उसमें भी डीपी को यूपी में लेबर इंक्वायरी कमेटी के रूप में सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। तो इस तरीके से डीपी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन डीपी को के बारे में कहा जाता है कि डीपी को जो उनकी उनकी क्षमता और उनकी काबिलियत थी उसको सराहना बहुत बाद में मिली और 1951 में जाकर वो प्रोफेसर बने। परंतु डीपी किसी प्रोफेसरशिप के मोहताज नहीं थे क्योंकि डीपी अपने आप में बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बहुत मौलिक समाजशास्त्र में शोध और रचना कर रहे थे। 1953 में डीपी ने लखनऊ छोड़कर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यभार संभाला और वहाँ पर वो 5 साल रहे। उसके बाद वो नीदरलैंड में हेग में एक विश्वविद्यालय बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है सोशल स्टडीज़ का, उसमें भी वो प्रोफेसर रहे विजिटिंग। तो डीपी को वेस्ट जाने का भी मौका रहा और पश्चिम के देशों के विद्वानों से भी उनका काफ़ी चर्चा हुई और डीपी ने भारतीय समाजशास्त्र की जनक के रूप में भी फाउंडर मतलब एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को स्थापित किया। भारतीय समाजशास्त्र परिषद जिसे इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं उसकी मैनेजमेंट कमेटी में रहे, एडिटोरियल बोर्ड में रहे और अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र परिषद में भी वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे। तो डीपी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं हम डीपी के
हाँ, ये बता दें आखिरी बात कि 1962 में थ्रोट कैंसर की वजह से डीपी का देहांत होता है। डीपी मुखर्जी के केंद्रीय विचार क्या हैं, इसको भी जानने की हमें अब ज़रूरत है कि डीपी क्या बात कर रहे थे। समाजशास्त्र में वो उनका जो मुख्य विषय थे अध्ययन के और शोध के या रुचि के, वो क्या थे? वो कह उसी समय आकर आप सब लोग जानते हो कि ये 20 से लेकर 50 तक का दौर समाजशास्त्र के को विषय की रूप में स्थापित करने का भी दौर था। तो तमाम पश्चिम के देशों में जो विद्वान थे वो ये काम कर रहे थे कि समाजशास्त्र को कैसे वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया जाए। तो उस समय ये चर्चा पश्चिम में चल रही थी कि पॉजिटिविज़्म जो एक जिसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके समाजों का अध्ययन किया जाए, तो वो स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म की बात चल रही थी। उस समय तमाम सोशियोलॉजी के जो विद्वान थे, समाजशास्त्र के विद्वान थे, वो समाजशास्त्र में जो कहते हैं कि मेथोडोलॉजी या उस समाजशास्त्र को किन प्रविधियों से पढ़ा जाए, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये बात डीपी के हाथ भी आई और डीपी भी उसी चर्चा में शामिल है और पश्चिम में वो जाकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लोगों के प्रभाव से ये कहते हैं कि जो इथनोसेंट्रिक जो रिसर्च होगी वो गलत होगी उसके उसकी वो मतलब आलोचना कर रहे थे वो मेटाफिजिक्स या जो 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 वृहद समाज की जो वृहद कल्पना है उसको पढ़ने की बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे तो इसलिए इथनोग्राफी उन्होंने कहा कि यहाँ लखनऊ में डीएन मजूमदार थे, वो इथनोग्राफी कर रहे थे। तो वो इस मेथड्स के ऊपर भी चर्चा में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कुल मिला के डीपी का मेन फोकस अपने अध्ययन में क्या रहा? भारतीय समाज में परंपराओं को समझना, यानी भारतीय समाज में परंपराओं की क्या भूमिका है। भारत के समाज के बारे में आप सबको ज्ञान होगा कि भारत एक परंपरागत समाज है, यानी यहाँ परंपराओं का बड़ा विशेष महत्व है। परंपराओं का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हम किन्हीं परंपराओं का अनुपालन करते हुए अपने समाज की संरचना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो परंपराएं हैं, समाज में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और भारत के समाज में तो बहुत महत्वपूर्ण हुई। जैसे हम यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का आज के भी समकालीन भारत को भी अगर देखें तो हम पर आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हम परंपराओं को खो नहीं रहे। हम परंपराओं के साथ आधुनिकता को लेके चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम परंपरा के अनुसार हमारे जो विवाह की पद्धति है, हमारे भोजन की पद्धति है, हमारे सोचने की पद्धति, हमारे कला के तरीके, हमारे साहित्य के तरीके, हमारे रहने के तरीके, इन परंपराओं में जो बसा भारत है, हम उसको भूल जाएँ, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये भारत का समाज आधुनिक हो रहा है, लेकिन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हो रहा है। परंपराओं को रिजेक्ट नहीं कर देता। तो इस बात को समझने के लिए डीपी ने मुख्य अपना केंद्र रखा और डीपी ने ये कहा कि यहाँ पर जो पश्चिम के समाज में इंडिविजुअलाइजेशन है, यानी व्यक्तिकरण है, व्यक्ति का महत्व है, वो उसको बढ़ते हुए महत्व को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि हम परंपराओं को भी ध्यान रखें और व्यक्ति और समाज को भी एनकरेज करें और उनको भी हम महत्व दें। तो इस प्रकार से वो भारत के अंदर जो समाज है उसके अध्ययन की बात कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि कैसे व्यक्ति और समाज का संबंध बंधन है, जो संबद्धता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप के ऊपर डीपी ने बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया और उसी को समझने के लिए परंपराओं को का संदर्भ लिया है। परंपराओं को के माध्यम से क्या समझ रहे हैं डीपी? व्यक्ति और समाज का संबंध। इसलिए डीपी का कंट्रीब्यूशन भूमिका इसकी जो परंपराओं की भूमिका है को समझना है और किस लिए? क्योंकि भारतीय समाज को समझने के लिए या भारतीय समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने के लिए। उसके बाद डीपी आगे चलते हैं। डीपी ने बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया व्यक्ति के व्यक्तित्व
में जो बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मेकअप है पर्सनालिटी का, वो एक डायमेंशन है, लेकिन एक दूसरा डायमेंशन जो डीपी कह रहे हैं, वो जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के रूप में डीपी ने कहा, वो ये है कि उन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष के अलावा समाजशास्त्रीय पक्ष भी हैं, और वो समाजशास्त्री या सामाजिक पक्षों की बात कर रहे हैं डीपी। तो वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के अनुरूप, जिस समाज में, जिस समूह में व्यक्ति रहता है, उस तरह का व्यक्तित्व भी निर्मित होता है, और उसमें वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इसमें ह्यूमनिज्म है, यानी मानवतावाद है, उसकी वो बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो मानवतावाद है, उसको वो उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और एक द्वंद्व की चर्चा करी है डीपी ने व्यक्तित्व को समझने के लिए। द्वंद्व का मतलब है डायलेक्टिसिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, द्वंद्ववाद जिसे कहते हैं। और द्वंद्ववाद किसका है? किसके बीच में? ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, और जो मानवतावाद इथनिक और नेशनल कंसिडरेशन के मध्य है, यानी हम जो इथनिक समूह में हैं या राष्ट्रीय, राष्ट्र और व्यक्तिगत जो 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 छोटे समूह हैं, इथनिक समूह हैं, इथनिसिटी एंड नेशनैलिटी, इन दो के बीच डायलेक्टिज्म की बात कर रहे हैं। और जैसे वेस्ट में था कि इंडिविजुअल्स जो थे वो या तो एग्रेसिव हो रहे थे या डोसाइल हो रहे थे, वैसे ही हिंदुस्तान में भी इथनिक है या नेशनल है। तो ये जो डायलेक्टिज्म है, इसको वो समझा रहे हैं और उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं, ये वो बताने की चेष्टा करते हैं कि कैसे आधुनिक राष्ट्रवाद पनपता है या बढ़ रहा है, और पश्चिम से जो आधुनिक राष्ट्रवाद है वो कैसे भारत के अंदर स्थापित हो रहा है, और उसके लिए वो भारत को एक मॉडल के रूप में, एक एप्रोप्रिएट मॉडल के रूप में, एक उचित मॉडल के रूप में वो देख रहे हैं। और इसी की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण बात करी डीपी ने कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भारत में समाज के समय चल रही है, उसमें एक नए वर्ग का उदय हो रहा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। डीपी कह रहे हैं कि वो नया वर्ग कौन सा है? मिडिल क्लास। हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास सोसाइटी का इमर्जेंस होता है, यानी मध्य वर्गीय समाज, समाज का एक ऐसा वर्ग जो ना तो गरीब है और ना ही बहुत अमीर है, और अमीर और गरीब के बीच में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो मध्यम वर्गीय परिवार समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। और इसकी बात वो कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो मॉडर्न नेशन तभी बन पाएगा जब तक ये मिडिल क्लास अपने इस्टैब्लिश नहीं होगा। तो वो मिडिल क्लास के रीइस्टैब्लिशमेंट और उसका मासेस में फैलना, यानी जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिडिल क्लास के होंगे, मध्यम वर्गीय समाज होगा, वो वही परंपराओं और आधुनिकता को एक साथ लेकर चल पाएगा। और वो उस तरह के भारत के जो निर्माण की प्रक्रिया है 1930-20 से लेकर 1960 और 70 तक की, उस निर्माण की प्रक्रिया को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो मध्यम वर्गीय भारत है, मध्य वर्ग का समाज है, यही भारत का अब विशिष्ट समाज बनकर आएगा। तो इस तरीके से डीपी ने दो बातें रखी आपके सामने मैंने। डीपी तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि वो हमने बताया कि डीपी जिस युग में समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं या भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस युग में एक विशिष्टता है भारत में। वो भारत की विशिष्टता है कि भारत बहुआयामी समाज का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न संस्कृत के लोग एक साथ रहते हैं, परंतु फिर भी एक भारतीयता का एक सूत्र बंधा होता है। यानी विभिन्नता में एकता का जो सूत्र है, वही भारत का चरित्र है। इस भारत रूपी समाज या भारतीय समाज या भारत में जो समाज व्यवस्था है, उसमें आप देखें कि हो सकता है पश्चिम
दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में खाने पीने के तरीके, रहने के तरीके, भोजन के तरीके, कुछ और परंपराएं ये भिन्न हों, लेकिन इनके अंदर एक कॉमनैलिटी है, एक समानता है। वह समानता इनको एकता में बांधती है और वो समानता है भारतीयता की। भारतीयता का मतलब है ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण है, ये सब एक सूत्र में बांधने का एक बहुत सुंदर धागा है। तो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे अंग्रेजी में कहा गया, यानी विभिन्नता में एकता की बात डीपी समझा रहे हैं। और डीपी कह रहे हैं कि अगर भारत को समझना है तो भारत की ये जो डाइवर्सिटीज हैं, डाइवर्सिटीज का मतलब विभिन्न, इनकी किताब का नाम ही है, अगर आपको बताया जाए, बड़ा अच्छा वर्ड वो यूज करते हैं, डाइवर्सिटीज के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक एक्चुअली मैंने तो पढ़ी, बहुत कई बार मैं पढ़ चुका हूँ। उसमें निबंध है उनके कई एसेज उन्होंने पब्लिश किए। 1956 में आई थी वो किताब डाइवर्सिटीज की। वो बड़ी पॉपुलर किताब है। वो डाइवर्सिटीज ऑफ वो उसमें उसमें उन्होंने, या वो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों की, विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर भारतीय संस्कृति बनती है। भारतीय संस्कृति कोई एक संस्कृति नहीं है, विभिन्न संस्कृतियों का एक गुच्छा है जिसको हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। तो इट्स प्लूरलिज्म की बात है, वहां पे ह्यूमनिस्टिक एंड स्पिरिचुअल यूनिटी की बात है। वो कह रहे हैं ये जो स्पिरिचुअल यूनिटी है या ह्यूमनिस्टिक यूनिटी है, मानवीय एकता है, यह भारत की संस्कृति को बांधती है। तो इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एग्जामिन करने की कोशिश की। वो ये जो ये विविधता है ना, जो डाइवर्सिटी है, इसकी एकता को वो 3 बिंदुओं से बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री को लेकर पूरा उन्होंने इस्लामिक जो राजा हुए, जो शासक हुए, उनका 11वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक हिंदू समाज पर जो इस्लामिक राजा हुए या जो शासक हुए, उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसको उन्होंने संदर्भ में लिया। और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं के मध्य संबंधों की चर्चा करी और उन्होंने उसको पॉलिटिकल सिस्टम में, आज के भी पॉलिटिकल सिस्टम में बताया कि भारत एक ऐसा समाज है जहां हिंदू और मुसलमान, मुसलमान राजा है, 11वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मुसलमानों के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम शासक हैं। उन मुस्लिम शासकों की जो शासन व्यवस्था है हिंदुओं के ऊपर है, तो हिंदू मुस्लिम संबंधों को वो बता रहे हैं कि ऐसा हिंदू मुस्लिम व्यवस्थाओं से बना हुआ एक हिंदू समाज या भारतीय समाज है। दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक रिलेशंस की जब बात करते हैं दूसरे बिंदु में, तो वो कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है, ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जा सकती है कि जमींदार लोग जो ज्यादातर हिंदू होते थे और जागीरदार जो होते थे वो ज्यादातर मुसलमान होते थे, और इन सब के जो शासक थे वो मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते थे। तो जागीरदारी और जमींदारी दोनों व्यवस्थाओं की वो चर्चा कर रहे हैं, और ये जागीरदारी और जमींदारी ये दोनों आर्थिक व्यवस्था की या आर्थिक संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा पक्ष उन्होंने डाइवर्सिटी को या विविधता को एक्सप्लेन करने के लिए संस्कृति लिया, और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से जो ये कल्चर की बात में उन्होंने ये कहा फॉर द हिंदूज, बहुत सारी चीजें हैं। अब चूंकि यहाँ हम आपको संक्षेप में बता सकते हैं, सूफिज्म है, भक्तिज्म है, इन सब को वो जो कह सकते हैं कि हम चर्चा का विषय बनाते हैं, और वो कहते हैं कि इनकी वजह से भारत में एकता, विविधता के बावजूद एक एकता दिखाई पड़ती है।
अब आइए डीपी का एक कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने आपको बताया कि ये अर्थशास्त्र पढ़कर आए थे, अर्थशास्त्र विषय में लेक्चरर भी बने। तो डीपी की जो प्रारंभिक प्रशिक्षण कहा जाए या शिक्षा कहा जाए, वो एक अर्थशास्त्री के रूप में भी थी। इसलिए डीपी को हम लोग एक अर्थशास्त्री के रूप में भी पाते हैं, और हम ये पाते हैं कि भारत के आर्थिक विकास की चर्चा करने में डीपी बहुत ही समसामयिक हुए, और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ भारत में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया चली, उसकी चर्चा डीपी ने की। डीपी का अध्ययन आर्थिक विकास या आर्थिक जो बल थे भारत में, उनका और उनके ऊपर किस तरह से सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ रहा था, उसको वो डीपी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो डीपी ने उसी को एक्सप्लेन करते समय वो जो ओनरशिप ऑफ लैंड की बात है, कि जो ज़मीन के ऊपर किसका अधिकार होगा, किसका स्वामित्व होगा, इन सबको विलेज काउंसिल्स कैसे बनेंगी, थी वहाँ पर, किस तरह से टैक्सेस या इकट्ठे किए जाते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, इन सब प्रैक्टिसेस को डीपी पढ़ रहे थे। तो डीपी के अध्ययन में कुछ आपको देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र भी दिखाई पड़ रहा है, और आर्थिक प्रक्रियाओं का भी वो अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुद्धिज्म है, और जो मोनास्टिक जो संगठन है, उनमें किस प्रकार से राजा का क्या रोल था, और फिर भिक्षु लोग जो मॉन्क जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो भिक्षु लोगों के बारे में कहा, उन्होंने अध्ययन किया कि ये लोग कोई भी धन संपत्ति अपने पास नहीं रख सकते। और इसी तरह से जो बुद्धिज्म में जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको उन डीपी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, और उसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ा, उसको भी उन्होंने समझाया है। डीपी ने गांव में जमीन और के ऊपर जो कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था का नियंत्रण क्या था, या जाति व्यवस्था का नियंत्रण क्या था, उसका भी अध्ययन करने की कोशिश किया, और ये बताया कि किस तरह से भारत में नातेदारी और जाति व्यवस्था जो है, वो भूमि के ऊपर स्वामित्व और उसके नियंत्रण की बात करती है। तो बहुत सारी बातें डीपी ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी की। डीपी ने कॉमर्शियल बैंकिंग, जिसे वाणिज्य और जो जो बैंकिंग व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से विभिन्न जातियों का नियंत्रण हुआ, उसकी चर्चा की। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू परिवारों में कैसे जो महाजनी व्यवस्था, धन देना, सूद के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट मनी लेकर धन को उधार देना, और उस तरह से कैसे हिंदू परिवार इस कार्यों में जुटे, इसकी भी चर्चा की। दीपी ने जो मर्चेंट्स होते हैं ना, जिसको ये कहते हैं कि व्यापारी वर्ग हैं, उसके चरित्र की भी किया, कि वो कैसे पैरासाइट की तरीके से, मतलब परजीवी जंतु के रूप में समाज का शोषण करते हैं, उसकी भी चर्चा उन्होंने की। डीपी ने ट्रेड नेटवर्क्स जो मतलब जो शहरी क्षेत्रों में जो ट्रेड ट्रेड को कहते हैं, वाणिज्य या व्यापार व्यापार के जो नेटवर्क हैं, उनकी चर्चा करी। डीपी ने एक बहुत ही कहते हैं कि गंभीर तरीके से भारतीय समाज के आर्थिक पक्ष को भी बहुत समझने की कोशिश की है। इसलिए इन सब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि डीपी खाली समाजशास्त्री नहीं थे, वो पूरे समाज विज्ञानी थे, जहाँ पे अर्थशास्त्र भी उनको अच्छा, अर्थशास्त्री का या आर्थिक प्रक्रियाओं की भी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिस्ट्री भी अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, भारत के इतिहास को भी संदर्भ में ले रहे हैं, और उस समय के समाज को भी समझ रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा है। तो डीपी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और डीपी के अगर प्रमुख किताबों में, जैसे हमने बताया, हम तो सबसे बढ़िया किताब डीपी की जो शुरुआत के कॉन्टेक्स्ट में है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, जिसमें डीपी मेथड्स की बात कर रहे हैं, या जो समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों की, अवधारणाओं की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमने आपको बताया, जहाँ इन पर्सनालिटी एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो डीपी की दूसरी किताब
पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलप साइंसेज में दिखाई पड़ रही है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है मॉडर्न इंडियन कल्चर, जिसको डीपी ने भारतीय संस्कृति की विविधताओं के संदर्भ में एक्सप्लेन किया है। एक किताब तो बड़ी प्यारी है 1946 में, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, और फिर डाइवर्सिटीज जिस किताब की हमने चर्चा करी अभी अभी। तो डीपी की कई किताबें हैं, जैसे कि हमने आपको बताया डीपी इंडियन म्यूजिक पे भी अपनी रुचि रखते थे, तो उनकी एक किताब है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक 1943 में, टैगोर ए स्टडी 1943 में। ये 43 के फेज में डीपी ने हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर काफी लिखा। तो इस तरह से हम डीपी को समझ सकते हैं। अब हम अपने बचे हुए समय में दूसरी इस इकाई मतलब इस ब्लॉक की दूसरी इकाई की तरफ चलेंगे, जिसको हम वेरियर अल्विन कहते हैं। वेरियर अल्विन कौन थे, इसको आपको बताना है हमको, और इनके क्या कंट्रीब्यूशन है। वेरियर एल्विन के कंट्रीब्यूशन और वेरियर एल्विन कौन थे, जैसा कि आपको नाम पता होगा। जब हम कह रहे हैं वेरियर एल्विन, तो ये वेरियर एल्विन कोई भारतीय नाम नहीं लग रहा, इसका मतलब ये बाहर के आए हैं। इनका पूरा नाम है हैरी वेरियर हॉलमैन एल्विन, यानी HVH एल्विन कहा जाए, या हम लोग आजकल ये वेरियर एल्विन के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुए। यानी इनका सेकंड नेम और फोर्थ नेम हैरी वेरियर हॉलमैन एल्विन। ये एल्विन जो थे, ये एक बिशप थे, एंजेलिकन बिशप थे, उनके भी पुत्र थे। और ये इनके पिता जो थे, बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये अपने इनके कलीग थे शमराव हिवले, जो एल्विन के फ्रेंड थे, वो उनका प्रभाव या उनका जो इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। और वेरियर ने जो बहुत कुछ लिखा। और 1921 में वेरियर एल्विन जो थे, वो मर्टन एज ए कॉमनर विदाउट मच होप ऑफ अ ग्रेट एकेडमिक करियर अहेड टू हिम। तो ये कहा जाता है कि सेंट जॉन्स कॉलेज में ये स्कॉलरशिप लेकर वेरियर एल्विन ने अपनी पढ़ाई करी। और वेरियर एल्विन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया, और वहाँ पर उनकी फील्ड ऑफ एकेडमिक्स काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में फैली। और वो वहाँ से समाज विज्ञान के लोगों और विद्वानों के प्रभाव में आकर काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। एल्विन जो थे, वो बेसिकली अंग्रेजी भाषा को पढ़ते थे, और उनकी जो फर्स्ट इंटरेस्ट था ग्रेजुएशन के में स्टडी का, वो था अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी की जो साहित्य है उसको पढ़ रहे थे। और उसी की डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको ग्रांट भी मिली, मतलब स्कॉलरशिप ग्रांट्स मिली। और उन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की तरफ चली, और उन्होंने आगे चलकर 2 वर्ष धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। अब वो भारत कब आए, उनकी भारत की जो यात्रा है, उनको हम भारत में क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। आपको बताएं कि भारत में एक ट्राइब है जिसको कहते हैं गोंड। गोंड ट्राइब का मतलब जनजाति। गोंड जनजाति को पढ़ने के लिए वो और उनके मित्र हिवेले, इन लोगों ने यहाँ पर भारत आए, और उनको समझने के लिए, उनके बीच कार्य करने के लिए उन्होंने गोंड जनजाति के मध्य एक स्कूल खोला और एक डिस्पेंसरी खोली मेडिकल मदद देने के लिए। और वहां से उनकी रुचि उस जनजाति को समझने में बढ़ी। और चूंकि ये एंजेलिकन बिशप के प्रभाव में थे, और ये उन्हीं के रिकमेंडेशन से भारत आए थे, और 5 जो यूरोपियन
जो उनका जो स्टे था वो उन 5 यूरोपियन के साथ वो भारत में यहाँ रहे और 4 तो एक ही साल में डेथ हो गई, क्योंकि उस समय ये बहुत सारी बीमारियां हैजा, कॉलरा वगैरह फैलती थी, तो उनसे उनकी 4 यूरोपियन लोगों की डेथ हो गई। ये अकेले जीवित रहे और इन्होंने भारत में काफी दिन रहकर एक चर्च और एक मिशनरी थी ऑर्डर इन पूना करके, उसमें उन्होंने रहकर वहां पर काम किया। और वहाँ आप सबको पता होगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रवादी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में स्वतंत्र भारत में होम मिनिस्टर भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और पंडित नेहरू के बहुत नजदीक थे और महात्मा गांधी के शागिर्द थे, मतलब उनके परम प्रिय शिष्यों में से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये नजदीक आ गए और वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पूना में रहकर और उनका जो गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 प्रदेशों में रहकर वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। और वो गांधी के प्रभाव से वल्लभ भाई पटेल जो थे जो अस्पृश्यता के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम कर रहे थे। तो पटेल से उनका संपर्क होता है, वेरियर एल्विन का, और पटेल के से उनका संपर्क ही नहीं होता बल्कि पटेल को वो के सलाहकार के रूप में भी वो बहुत दिन उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने पटेल ने एल्विन को सलाह दी कि आप ट्राइबल लोगों के बीच जाएं और जनजातीय लोगों के बीच जाकर उनके जीवन को समझें और उनके जीवन के उत्थान के लिए कार्य करें। तो रिलीजियस ड्राइव को, चूंकि क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू भारत आए थे, तो अपना इनका एक उद्देश्य था कि क्रिश्चियनिटी के थ्रू लोगों की मदद करना, उनकी क्रिश्चियन फेथ को डेवलप करके उनको मदद देना, इस तरह से उनका एक अपना उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य के साथ साथ चूंकि वो एक विद्वान व्यक्ति भी थे, विद्वता में भी दक्ष थे, तो उन्होंने इथनोलॉजिकल राइटिंग्स शुरू करी। और इथनोलॉजिकल राइटिंग्स उस राइटिंग को कहते हैं जो किसी एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष या एक एथनिक समूह के विशेष संदर्भ में जब कुछ लिखा जाए तो उसको और ये उसी के चश्मे से लिखा जाए, हाँ, उसी के दृष्टिकोण से लिखा जाए, उसी की सोच से लिखा जाए, तो उस तरह की राइटिंग को इथनोलॉजिकल राइटिंग कहते हैं। उस इथनोलॉजिकल राइटिंग्स को फॉलो करते हुए उन्होंने गोंड जनजाति के ऊपर लिखना प्रारंभ किया और यहाँ से ही उनका एक स्कॉलरशिप दिखाई पड़ती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मेंडलबम नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडिया का चेंज एंड कंटिन्यूटी इन इंडिया करके एक किताब लिखी थी 1965 में। उसमें मेंडलबम ने वेरियल एल्विन के कार्यों की बड़ी समीक्षा की है और बहुत अच्छे से लिखा है। एल्विन क्लेम करते हैं कि महात्मा गांधी के नजदीक भी आए एल्विन, और एल्विन गांधी के आश्रम में 4 साल रहे। गांधी के आश्रम में 4 साल रहने के बाद गांधी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और मिशंस को समझने के लिए उन्होंने गांधी के साथ काम किया। एंड गांधी के साथ काम करते करते वो एक तरह से पूर्णतः भारतीय समाज को समझने का प्रयास करने लगे। और हालांकि वो गांधी के फ्रीडम अगेंस्ट, जो फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटेन के शासन के विरोध में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें वो भाग नहीं ले रहे, लेकिन गांधी के सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। और एल्विन क्लेम करते हैं कि उनका गांधी के साथ जो संबंध या संपर्क हुआ है वो इतना गहरा हो गया है कि उसने भारत को पूरी तरह से अपना लिया है। एल्विन क्लेम्स दैट कांटेक्ट विद गांधी वेडेड मी टू इंडिया, मतलब भारत
को अपना लेने का, अंग्रेजी में फ्रेज यूज किया वेडेड मी टू इंडिया, का मतलब है हम भारतवासी हो गए, हम भारत के हो गए, हम वेड कर लिया। वेड करने वाले हमने भारत से शादी कर ली। ये वेडेड एक फ्रेज है, उसको शाब्दिक अर्थ में न लिए, बल्कि ये कहें कि हम भारत को हमने अपना लिया, इतना गांधी के प्रभाव से। तो ये एल्विन का एक व्यू देखने को, एक बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। लेकिन आप अंत में हम ये कह सकते हैं कि एल्विन जो है वो भारत में विभिन्न जनजातीय समुदायों का अध्ययन करने के लिए उसकी रुचि हो गई, और वो रिफ्यूजिंग हिज ओन क्रिश्चियन पास्ट, जो उसका क्रिश्चियनिटी जिस वजह से वो भारत आया था उसको वो रिफ्यूज करके, उसको वो अलग हटकर वो फ्रीडम आउटसाइड द कंटूर्स ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो यूरोपियन मॉडर्निटी है उसके बियॉन्ड हमको भारत को समझना होगा, और वहां से वो एक नए भारत को, एक उस परंपरागत भारत को, उस जनजातीय स्वरूप में बंधे भारत को समझने की बात कर रहा है। तो किस भारत को समझने की बात कर रहा है? जो जंगलों में या जंगलों के किनारे रहने वाला बसा हुआ भारत है, कि वो जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, जो हाशिए पे, समाज के हाशिए में रह रहे लोग हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और 1954 में भारत की नागरिकता भी वेरियर एल्विन ने ले ली, यानी वो पूर्ण रूप से भारतीय हो गया। और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, चूंकि आपको पता है जनजातियों के अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजी वाले विषय के लोग, विद्वान काम कर रहे थे, तो वो एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर बन गया भारतीय सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का। और इंडियन गवर्नमेंट के में पंडित नेहरू के साथ उसके काफी क्लोजनेस हो गई, और पंडित नेहरू को वो जनजातीय समाज के विकास और उनके उत्थान के लिए क्या नीतियां बननी चाहिए, इस पे वो सलाह मशविरा देने लगा 1954 के बाद। 54 में तो वो सिटीजन होता है, और उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर बनता है। एंड वहां से वो शिलोंग में जाकर भारत सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स थे, प्रशासनिक प्रोजेक्ट्स थे, उनको वो वहां पे लागू करने का काम करता है। वहां 10 साल करीब रहा वो, और 1960-64 में उसकी डेथ हो जाती है एल्विन की, फरवरी माह में। और वो पंडित नेहरू का तब 10 साल तक वो बहुत ही क्लोज एडवाइजर के रूप में उसने काम किया। और अगर आपको वेरियर एल्विन के तमाम और कार्यों को पढ़ना है, तो एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए जो सब रामचंद्र गुहा के नाम से। रामचंद्र गुहा ने वेरियर एल्विन के कार्यों को बारे में लिखा है कि ये जो अंग्रेज है, दिस इंग्लिशमैन मिशनरी है, गांधीयन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और एक्टिविस्ट है, ब्यूरोक्रेट भी है, मतलब ये प्रशासक भी है, और भारतीय भी है, जो भारत में भारतीय हो जाता है, और मुख्यतः लेखक है, एक व्यक्तिगत अनुभवों का धनी व्यक्तित्व है, और इन सब के अलावा एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व है जो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। तो इस तरीके से तमाम एडजेक्टिव के साथ रामचंद्र गुहा वेरियर एल्विन की बात कर रहे हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि वेरियर एल्विन का क्या व्यक्तित्व है और उन्होंने भारत में क्या किया। अब आते हैं हम वेरियर एल्विन के कुछ सेंट्रल आइडियाज की बात करने। एल्विन के बारे में चर्चा करी जाए तो बहुत देर तक हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बायोग्राफिकल स्केच को यहाँ छोड़ते हुए आगे उसके जो मौलिक सिद्धांत हैं उसकी चर्चा 10 मिनट में करेंगे। वो ये है कि एक तो उसने 1932 में ये जो कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स की बात करी, ये दिस आइडिया इज रियली वेरी ग्रेट आइडिया
प्रपोज्ड बाय वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने जो ये विचार दिया कि जो जनजातियां हैं उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता को भारत को बनाए रखना है। जब भारत का जो समाज है वो अगर इन संस्कृतियों को के ऊपर पश्चिम या आधुनिकीकरण के प्रभाव को पड़ने देगा तो इनकी जो संस्कृति है वो विलुप्त होने लगेगी। इसलिए क्या करना होगा, भारत के सरकार को, भारतीय नीति निर्माणकों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि जो जनजातियां भारत में हैं उनके खान-पीन के तरीके, रहने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, उनकी छोटी-छोटी परंपराएँ, वे सब सांस्कृतिक परंपराएँ उनकी खत्म ना हो, बल्कि उनकी स्वायत्तता बनी रहे। वो जैसा चाहते हों, वो जैसा रहते हों, वो वैसे ही रहें। उनमें सुधार के नाम पर उनकी उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको नष्ट ना किया जाए। तो वो बात वेरियर एल्विन की बड़ी महत्वपूर्ण है। और वेरियर एल्विन ने तो आपको बताएँ कि एक जनजातीय गोंड जाति की पे उसका मुख्य अध्ययन है, तो गोंड जाति की ही एक महिला से, एक लड़की से उन्होंने 1940 में शादी भी कर ली थी। हालांकि वो बाद में 1949 में डाइवोर्स करके वो अलग रहने लगे, लेकिन गोंड जाति से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनको वो ये बात कहते थे कि गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो परंपराएं हैं वो वैसे विरासत के रूप में बनी रहे, उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाए, उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता को बनाए रखा जाए जनजातियों को। इस बात की वो चर्चा कर रहे थे। यद्यपि कि जो उनका मुख्य जीवन में का जो समझ जनजातियों को समझने का क्षेत्र रहा वो जो केंद्रीय मध्य भारत है और नॉर्थ ईस्ट समझते होंगे, जो ये हमारे यहाँ आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मध्य भारत की जनजातियों के ऊपर उन्होंने मुख्यतः अपना जीवन बिताया और इसी को समझने की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुल मिला के वो यहीं रहे। उन्होंने प्रारंभिक काल में यानी 1930s के दौरान और अर्ली 40s में उन्होंने बैग जनजाति के ऊपर भी काम किया, अगरिया जनजाति के ऊपर भी काम किया। तो बैगा जैसे गोंड के ऊपर काम किया उन्होंने काफी समय, तो वैसे बैगा जनजाति के ऊपर, अगरिया जनजाति के ऊपर और मंडला गोंड्स के ऊपर और ये सब फिर बहुत लंबे समय तक बस्तर में भी, उड़ीसा में भी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ उन्होंने रहकर कार्य किया है। और वो ही सेटल डाउन अमंग द पीपल। वो क्या करते थे कि जब किसी जनजाति के अध्ययन करने के लिए जाते तो वहीं वो रहने भी लगते थे। तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तरीके से वहाँ की जनजातियों की लाइफ को समझते थे और उसको वो उसके बाद उस पे लिखते थे। तो वो उन्होंने अपना कई जनजातियों के साथ किया, खाली गोंड के साथ ही नहीं किया। पहली जो इथनोग्राफिक स्टडी उनकी आती है बैगा जनजाति पे है। हमने जैसा अभी बताया बैगा के अलावा अगरिया पे है, गोंड पे है, गोंड में भी अगर आप देखें तो मांडला गोंड्स पे है ना? तो ये सारी जनजातियों के ऊपर उनके विशेष अध्ययन है। और अगर हम भारत के अंदर विभिन्न राज्यों की चर्चा करें तो मुख्यतः मध्य प्रदेश या मध्य भारत जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उस मध्य भारत में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये सब मध्य भारत के जो राज्य हैं, इसमें वो उन्होंने मुख्यतः अपना अध्ययन किया है और उसमें उनकी जो जनजातियों के ऊपर अध्ययन आए हैं वो बहुत ही जानने और पढ़ने योग्य है। अब हम आते हैं अ, जो कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन है, जैसे मारिया मर्डर एंड सुसाइड के नाम से उनका जो एक अध्ययन आया कि कैसे जनजातीय समाज में
होमिसाइड और सुसाइड, यानी कहते हैं ना कि आत्महत्या और हत्या जो है वो किस प्रकार से ट्राइबल सोसाइटी में परफॉर्म होती है, उसको फिर ग्लोरीफाई किया जाता है। उसको उसको नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं। तो होमिसाइड इन ट्राइबल, जैसे ना होता है कि जनजातियों में ओझा, हकीम, इन सबको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि विभिन्न बीमारियों को, तो उसमें एक एक ब्लैक मैजिक के कॉन्सेप्ट में तमाम तरह के जो होमिसाइड्स हैं, यानी आत्महत्या और सुसाइड्स हैं, उनके उनकी जो परंपराएं थी उनको उन्होंने अध्ययन किया। और मोरिया जनजाति में, और तुम आपको ये भी बता दें, घोटुल, घोटुल आप जानते होंगे क्या है? घोटुल की जो परंपरा, घोटुल का मतलब होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे 16 17 18 साल तक के, उनको घोटुल में भेज देते हैं और फिर वहां पर उनका सोशलाइजेशन होता है। बस्तर में, खासतौर से बस्तर जिले में जो मोरिया जनजाति के लोग थे, तो वहाँ उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी, उनको यौन व्यवहारों की भी एक ट्रेनिंग मिलती है घोटुल में जाकर। डॉर्मेट्रीज, घोटुल एक्चुअली डॉर्मेट्री की तरह से एक संस्था है जिसमें यंग लोग, लड़के लड़कियां जाकर रहते थे और वहाँ पर वो अपने यौन व्यवहारों की ट्रेनिंग भी लेते हैं। और उसके बाद वहीं से जब वो निकल कर आते हैं तो उसके बाद वो मैरिड लाइफ की तरह से अलग रहते हैं। तो ये जो यूथ डॉर्मेट्री हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इन जनजातियों में। तो उसका अध्ययन 1946 के दौरान वेरियल एल्विन कर रहे हैं। वेरियल एल्विन ने उड़ीसा की जो जनजातियां हैं, बोडो, बोडो जनजाति, बोडो हाईलैंडर्स की एक किताब ही लिखी उन्होंने। उसमें बोडो जनजाति के ऊपर, उड़ीसा में बोडो जनजाति के ऊपर काम किया उन्होंने। एक ये लिखा कि कैसे यहाँ पर सामूहिक रूप से जो सहयोग होता है, सबके जो कम्युनिटी लाइफ, जो सामुदायिक जीवन में सहयोग है, वो किस तरीके से ये बोडो हाईलैंडर्स की या बोडो जनजाति में पाया जाता है, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो एक बड़ा अध्ययन उनका आया 1955 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि विभिन्न जनजातियों में किस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, धर्म किस प्रकार से अपनाया जाता है। तो रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब के नाम से उन्होंने उड़ीसा में एक अध्ययन किया और उन्होंने उसको, रिलीजन को के अंदर एक होलिस्टिक अकाउंट ऑफ रिचुअल्स की बात करी, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये जो देखने में आ रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इंडियन ट्राइबल रिलीजन का भी अगर अध्ययन कर किसी ने किया तो वेरियर एल्विन ने किया। वेरियल एल्विन की बहुत सारी राइटिंग्स हैं। हम एब ओरिजिनल्स के रूप में एक उनका ब्लूप्रिंट आता है जिसमें वो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो ट्राइबल जो यानी जनजातीय समुदाय हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा और संरक्षण की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आर्थिक सुरक्षा और संरक्षण ये जनजातियां अपनी एक व्यवस्था के अंतर्गत बनाती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा वेरियर एल्विन की है। वेरियर एल्विन के तमाम कामों में एक सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको हम सब लोगों को समझना होगा, वो ये है, और उसमें पंडित नेहरू को उन्होंने इस पे सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, यानी जनजातीय अस्मिता है, इसके विषय को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम ये जो जनजातियां हैं भारत के अंदर, उनकी अस्मिता को बनाए रखें। हम उनकी अस्मिता को, ये जो वृहद प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय नीतियां बन रही हैं, उसमें उनकी अस्मिता कहीं घुल मिल ना जाए, उनकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए उन्होंने
फिलॉसफी ऑफ NEFA भी दिया है, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने ट्राइबल पार्क तक बनाने की बात कही, हालांकि वो मानी नहीं गई और न ही उनको किया। जैसे नेहरू के पंचशील के सिद्धांत को वेरियल एल्विन ने ट्राइबल जनजातीय पंचशील सिद्धांत की भी चर्चा करी। तो बहुत सारी चीजें उनके सामने हमारे सामने हैं, जिसको तो हम ये अंत में ये कह सकते हैं आपके समक्ष कि अगर भारत में जनजातीय समाज के ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाला समाजशास्त्री और मानवशास्त्री है, तो वेरियर एल्विन है। और वेरियल एल्विन के माध्यम से 1950 और बल्कि 1940 से लेकर 1970 तक के मध्य भारत में विभिन्न जनजातीय समूहों का एक वृहद और गहन अध्ययन और उनके मध्य चल रही समाज में कला, संस्कृति, धर्म, इन सब की प्रवृत्तियों को, इन सब की प्रक्रियाओं को समझने के लिए वेरियन एल्विन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि आपके जो नोट्स हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसे आप और डिटेल में पढ़ने के लिए रामचंद्र गुहा या तमाम अन्य लोगों की जो टिप्पणियां हैं उसको पढ़ेंगे तो एक एक आपको आपके सामने जन भारत का जनजातीय समुदाय का चित्र और उसकी अस्मिता का चित्र सामने उभर कर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी।